नमस्कार। आज हम ओशो के दर्शन में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं, खास तौर पर उनकी जो किताब है संभोग से समाधि की ओर, उसके एक काल्पनिक मतलब सोचे गए भाग 5 के विचारों पर बात करेंगे। ये अंश ना एक तरह से दिखाते हैं कि चेतना जब अपने बिल्कुल शिखर पर पहुंचती है तो कैसी हो सकती है। हमारे पास जो ये सामग्री है वो इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तस्वीर बनाती है कि कैसे हमारी जो मूल ऊर्जा है वो बदलकर एक पूरी तरह से बैलेंस्ड, प्रबुद्ध और सबसे प्रेम करने वाले अस्तित्व को जन्म दे सकती है। तो चलिए जरा खोलते हैं इन विचारों को और देखते हैं कि चेतना का ये शिखर आखिर है क्या, इसका असल मतलब क्या है। कोशिश यही है कि इस अवस्था को और इसके असर को समझें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एकीकृत व्यक्ति के विचार से। इसमें कहा गया है कि शरीर और आत्मा, या जैसे इच्छा और त्याग, इनके बीच का जो टकराव है वो खत्म हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर ये होता कैसे है? मतलब ये सहज तालमेल कैसे बनता है जहां कोई अंदरूनी लड़ाई ना हो? हाँ देखिए, ये आता है पूरी तरह से प्रामाणिक, मतलब एकदम ऑथेंटिक और पारदर्शी होने से। जब हम वो नकाब उतार देते हैं ना, जो समाज के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए पहने होते हैं, तब व्यक्ति अंदर और बाहर से एक हो जाता है। ये ऊर्जा को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका एक नेचुरल फ्लो, एक सहज बहाव है। और यही क्या कहते हैं, सच्ची आध्यात्मिक मैच्योरिटी की निशानी है। और ये सिर्फ अंदर की शांति तक ही सीमित नहीं है ना? इन विचारों के हिसाब से तो ये रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का एक झरना बन जाता है। मतलब सिर्फ आर्ट्स में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर काम में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एकीकरण से ना जीवन की हर सच्चाई के लिए, यहाँ तक कि मौत के लिए भी, वो डर खत्म हो जाता है। एक गहरी स्वीकृति आ जाती है। जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, उनसे लड़ने की जो कोशिश होती है वो बंद हो जाती है। बस एक साक्षी भाव, या कहें एक उत्सव का भाव रहता है। असल बात सिर्फ शांति नहीं, बल्कि डर का पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाना है। तो अगर डर चला गया तो प्रेम का क्या? यहाँ सूत्र बताते हैं कि प्रेम फिर कोई जरूरत या मांग नहीं रहता, बल्कि बस होने का एक तरीका बन जाता है। जैसे फूल से खुशबू आती है अपने आप। ये तो बहुत बड़ी बात लग रही है। हाँ, ये प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। असल में ये वो लेन देन वाला कंडीशनल प्यार नहीं रहता। ये बिना किसी वजह के, बिना किसी उम्मीद के बस बहता है। और इसी से जन्म लेती है वो जिसे करुणा कहा गया है, यूनिवर्सल कंपैशन। ये दया या पिटी वाला भाव नहीं है, बल्कि एकता की गहरी समझ है कि दूसरे का दुख सच में अपना लगता है, क्योंकि अंदर से ये एहसास होता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। मदद करना फिर कोई नैतिक काम नहीं रहता, बस एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। अच्छा, और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इंसान अकेला हो जाता है, फिर सबसे कट जाता है? नहीं, अकेला नहीं, बल्कि रिश्तों में एक नई आज़ादी आती है। किसी पर हक जमाने की या उसे बदलने की कोशिश खत्म हो जाती है। हर इंसान की जो अपनी यूनिकनेस है, उसकी इज्जत होती है, उसका जश्न मनाया जाता है। निर्भरता की जगह आपसी आदर और साझा खुशी, उस पे टिके रिश्ते बनते हैं, जो ज्यादा मैच्योर होते हैं, ज्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, तो अंदर की दुनिया बदली, रिश्ते बदले, लेकिन रोजमर्रा के काम, एक्शन, कर्म योग का जिक्र है, यानी फल की चिंता किए बिना पूरी जागरूकता से काम करना। सुनने में ये बहुत आइडियल लगता है, पर क्या इससे इंसान बिल्कुल पैसिव नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो? नहीं, पैसिव होना नहीं, बल्कि समग्रता से, टोटलिटी से कर्म करना। कर्म योग का सार ये है कि मैं कर रहा हूं वाला जो भाव है, वो ईगो, वो कर्तापन मिट जाता है। बस कर्म होता है पूरी जागरूकता के साथ। और साथ में वही का सिद्धांत भी जुड़ता है, यानी बिना जोर लगाए, बिना स्ट्रेस के, जिंदगी के नेचुरल फ्लो के साथ सहजता से काम करना। जैसे नदी बहती है सागर की तरफ बिना कोशिश के, ये बहाव के साथ चलना है, कर्म छोड़ना नहीं है। और ओशो का उत्सव पर इतना जोर देना, ये बात थोड़ी अलग लगती है। पारंपरिक ज्ञान की जो गंभीर छवि है, उससे काफी हटकर है ये। हाँ, ये ओशो के विचारों की एक बहुत खास बात है कि प्रबुद्ध जीवन कोई गंभीर, उदास या रूखा सूखा नहीं है, बल्कि वो आनंद, हंसी और हर पल के उत्सव से भरा है। यहाँ तक कि दुख को भी पूरी समझ और स्वीकृति के साथ जिया जाता है, उससे भागा नहीं जाता। वो जो चंचलता है, प्लेफुलनेस है और ह्यूमर है, उसे गहरी बुद्धिमत्ता का संकेत माना जाता है, बोझिल गंभीरता का नहीं। समाधि की बात करें तो इन विचारों में सहज समाधि का जिक्र है। ये उन गहरी ध्यान की अवस्थाओं से कैसे अलग है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? देखिए, शुरुआती समाधि एक खास अवस्था हो सकती है ना,
जो शायद ध्यान में बैठे हुए मिले। लेकिन सहज समाधि का मतलब है वो गहरी शांति और जागरूकता जो 24 घंटे बनी रहती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बाजार में हो, खाना बना रहे हो। वो जो ध्यान और जीवन के बीच की दीवार है वो गिर जाती है। जिंदगी ही अपने आप में एक ध्यान बन जाती है। और फिर वो आखिरी बात, साधक का विलीन हो जाना, मतलब वो मैं जो कुछ खोज रहा था उसका मिट जाना। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या कोई खास व्यक्ति बन जाना जैसे बुद्ध या क्राइस्ट? नहीं, ये कोई खास टाइटल या उपाधि पाना नहीं है। ये बस उस शुद्ध चेतना को, उस प्योर कॉन्शियसनेस को महसूस करना है जो व्यक्ति हमेशा से था, बस अहंकार के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। वो मैं जो कुछ बनना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, वही डिसॉल्व हो जाता है। पहचान फिर किसी भूमिका से नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप से हो जाती है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवास पर देखें तो ये काल्पनिक अंश इशारा करते हैं कि ये जो गहरा व्यक्तिगत बदलाव है ये सिर्फ व्यक्ति तक की नहीं रहता। इसमें एक पोटेंशियल है, एक संभावना है सामूहिक शांति की, प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल की और शायद मानवता के विकास के अगले कदम की। ये अनुभव पर आधारित आध्यात्मिकता है, किसी मान्यता या धर्म से परे। हाँ, वाकई एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है ये, कि कैसे एक इंसान का अंदरूनी बदलाव बाहर की दुनिया में भी इतनी पॉजिटिव लहरें पैदा कर सकता है। तो हमने इस काल्पनिक हिस्से की यात्रा में देखा कि कैसे हमारी मूल जीवन ऊर्जा का रूपांतरण एक ऐसे जीवन की तरफ ले जा सकता है जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ, प्रेमपूर्ण, जागरूक और उत्सव से भरा हो। और इसमें न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि शायद वैश्विक बदलाव की भी गहरी क्षमताएं हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना, कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो भागदौड़ है, जो उथल-पुथल है, उसके बीच इस सहज जागरूकता की अवस्था को लगातार बनाए रखने की प्रैक्टिकल चुनौतियां क्या हो सकती हैं? और ये जो व्यक्तिगत बदलाव है, ये हकीकत में सिर्फ एक खूबसूरत विचार से आगे बढ़कर सामूहिक सद्भाव में कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।